हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड अभी जो नई वैकेंसी आई है मैं उसके लिए फिर से शुरू करने जा रही हूँ प्रिपरेशन। लेकिन इसके पहले जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है अभी 10th ऑफ मई को, तो उसमें वही मैंने अच्छा स्कोर किया था और मैंने इंटरव्यू भी दिया था। तो मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मतलब क्या सोर्सेज मैंने मतलब यूज़ किए थे कि मैं अच्छा स्कोर कर पाई। सोर्सेज क्या थे और पूरा प्लान मेरा क्या था। तो सबसे पहले आप जो भी लोग पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको पता है कि 17 ऑथर हैं, है ना, जिसमें कि दो तो हमारे कॉमन है जो टीजीटी में भी हैं, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर। वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के अलावा हमारे 15 ऑथर हैं जो जिसमें अमेरिकन है, इंडियन है और ब्रिटिश राइटर्स हैं। तो मैंने स्ट्रेटजी के लिए पॉइंट वाइज बताऊंगी आपको शॉर्ट में कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। कि हालांकि लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करते हो और दो बुक से या दो दो सोर्सेज से प्रिपेयर करते हो, तो आपको कुछ आइडिया ज़्यादा होता है। जो जो क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हुए आते हैं अगर, तो आप उसमें भी अच्छा गैस भी कर पाते हो और आपका जो लॉजिक होता है वो काफ़ी हद तक सही निकलता है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने पूरे सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग बांट लिया था। पहला पॉइंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर मैं सीक्वेंस में बात करूँ तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने की थी वो मैंने क्या था, पूरे सिलेबस को पढ़ा, कितने ऑथर हैं और ग्रामर में क्या क्या है और उसके बाद आपका वोकैब में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कम पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पूरे सिलेबस को पढ़ा अच्छे से और सिलेबस को पढ़ने के बाद मैंने फिर ये सोचा कि मुझे इसको प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग मतलब नोट्स नहीं बनाते हैं, वो ऐसे बुक से पढ़ते जाते हैं और मेंटल नोट बनाते हैं और वो याद कर लेते हैं 2-3 रीडिंग से। लेकिन मेरे साथ क्या है ना, मुझे ऐसे बुक से पढ़ के जो मैं मेंटल नोट प्रिपेयर भी करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मुझे उसमें ना एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो मेरी आदत है, अगर मैं मेरे सिलेबस में शेक्सपियर के 38 प्लेज हैं तो मैं पूरे 38 प्लेज की समरी लिखूंगी और वो उस बुक में जितना भी कंटेंट फिर उस प्ले का दिया होगा, भले ही वो बिल्कुल लीस्ट इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट लग रहा हो कि अरे ये लाइन तो नहीं आ सकती है या इस बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं उसको भी ऐसे वन लाइनर में डैश या हाइफन लगा के लिख लेती हूँ कि कहीं अगर पूछ दिया तो मुझे एक्यूरेसी रहनी चाहिए कि इसका आंसर ये था। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पॉइंट नंबर 1 अपना सिलेबस अच्छे से देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं कौन से सोर्सेस या मैं कैसे पढ़ूँगी, ऑफलाइन पढ़ूँगी, ऑनलाइन पढ़ूँगी या फिर मैं बुक्स मंगाऊँगी, कैसे करूँगी। तो मैंने मेरी मेरी आदत है कि मुझे मतलब वीडियो से या यूट्यूब से पढ़ना नहीं अच्छा लगता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम के एक दिन 2 दिन पहले कोई बहुत अच्छा वीडियो आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो तो मैं ज़रूर देख लेती हूँ, या प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में किसी किसी का देख लिया कि मेरा कितना तैयार है, कितने सही जा रहे हैं। लेकिन मैं ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो कभी भी मतलब मुझे नहीं समझ में आता है यूट्यूब से पढ़ना या केवल बुक से पढ़ना। मेरी आदत है बुक में जितना कुछ भी लिखा है उसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके नोट्स बनाकर लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं वन लाइनर में लिखती हूँ। अगर डिस्क्रिप्टिव आए तो फिर मैं पैरा के अकॉर्डिंग लिखूँ ताकि उसको आंसर फ्रेम करना भी आ जाए, इसलिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सिलेबस को देखा अच्छे से, ग्रामर का और लिटरेचर का। उसके बाद मैंने टाइम देखा कि कितना है। दूसरा पॉइंट क्या था इम्पोर्टेंट, कि मैंने टाइम देखा कि या 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, इस बार तो 4 महीने मिले थे पेपर के लिए एग्ज़ाम डेट आने के बाद। तो मैंने 1 महीना तो छोड़ दिया लास्ट का, कि उस 1 महीने में मुझे कुछ लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, लिखना नहीं है। तो मैंने शुरू के 3 महीने, 2.5 महीने, बल्कि 3 भी नहीं, 15 दिन मैंने निकाल दिए थे कि 3 महीने में कम से कम 15 दिन तो ओवरऑल ऐसे जाएंगे जब आप नहीं पढ़ पाओगे। प्रैक्टिकली आइडियली तो हम कहें कि नहीं, इंसान चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं।
तो मैंने सोच लिया था कि 3 महीने में मुझे 15 दिन 10 दिन मैं निकाल देती हूँ कि ये तो पढ़ाई में नहीं जा पाएंगे, वो प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। तो मैंने वो निकाल के 2.5 महीने रखे थे कि मुझे 2.5 महीने में 17 ऑथर अगर तैयार करने हैं तो उनको फिर कैसे करना है, एक दिन में या एक ऑथर को कितने दिन में करना है, कि वेटेज जैसे वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, पीवी शेली हैं, और टेनिसन है, और थॉमस हार्डी है, चार्ल्स डिकेंस हैं, ये विक्टोरियन ऑथर्स जितने भी हैं, इनके ज़्यादा टाइम लगता है तैयार करने में। और जो इंडियन ऑथर हैं और जो अमेरिकन ऑथर्स हैं ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनके वर्क भी जल्दी समझ में आते हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर लिया कि मुझे 2.5 महीने में तैयार करने के लिए एक ऑथर को प्रायोरिटी और कंटेंट किसमें कितना है उसके अकॉर्डिंग इतने दिन में तैयार करना है। उसके और मैंने फिर उसके लिए क्या किया, मैंने 2 बुक्स ली, एक तो एस के अरोरा की और दूसरा डॉक्टर रंजीत सिंह की। क्योंकि एस के अरोरा की बुक भी बहुत अच्छी है, उसमें भी जो कंटेंट है बहुत ही काम का है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और डिटेल्ड पढ़ना था। क्योंकि इसके पहले 2021 वाले टीजीटी में मैंने सिर्फ रंजीत सिंह सर की बुक पढ़ी थी और मेरा काफ़ी सही गया था पेपर। और मैंने बहुत ही लास्ट के केवल 15 डेज़ ही, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इस बार तो मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 15 डेज़ ही पढ़ा था, लेकिन उस बुक से बहुत अच्छे से आया था, क्वेश्चन आए थे और समझ में भी बहुत अच्छे से आया था। तो मैंने 2 बुक ली। आज मैं सिर्फ लिटरेचर की बात करती हूँ, अगले वीडियो में हम लोग लैंग्वेज और वोकैब मतलब ग्रामर और वोकैब कैसे तैयार करी थी वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने पूरा सिलेबस देखा, सिलेबस को कितने दिन में तैयार करना है ये डिसाइड किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग डेज डिवाइड कर दिए ऑथर्स में कि मुझे एक ऑथर में इतने दिन देने हैं, तब तब मेरा 2.5 महीने में इतना कंटेंट तैयार हो पाएगा। फिर मैंने सोर्सेज, मैंने सोचा क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना पसंद है और मुझे लिखना भी पसंद है, पसंद हो या ना हो मतलब मुझे तैयार लिखने से ही होता है, मैं सिर्फ बुक से पढ़ के मुझे याद नहीं होता। तो मैंने फिर क्या किया, उसको लिखने के लिए मैंने 2 बुक्स मंगाई, एक तो डॉक्टर रंजीत सिंह की और एस के अरोरा की पीजीटी इंग्लिश। और मैंने रजिस्टर बनाया मोटा सा और हेडिंग डाली ऑथर का नाम और पहले पेज पहली लाइन से लिखना शुरू किया। क्योंकि कंटेंट रंजीत सिंह में ज़्यादा था तो मैंने पहले उस बुक से लिखना शुरू किया, क्योंकि उससे नोट्स बनाने में ये हुआ कि अरोरा का भी काफ़ी हद तक कवर हो गया, बहुत थोड़ा सा ही कंटेंट रह गया जो मुझे फिर एस के अरोरा से नोट करना पड़ा, क्योंकि रंजीत सिंह में लगभग सारी चीज़ें ही दी हुई हैं तो कुछ बचता नहीं है दूसरी बुक से पढ़ने के लिए खास। तो मैंने फिर पहले डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से ऐसे किया कि ऑथर का नाम डाला, उनकी बायोग्राफी और फिर उनके वर्क्स पूरे लिखे मतलब, क्योंकि वैसे भी एक ऑथर 4 या 5 पेज में उन्होंने दिया हुआ है तो इतना तो फिर करना ही पड़ेगा ना, अगर आप पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम, लेक्चरर लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इतना हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर उसमें मतलब एक ऑथर को बायोग्राफी और उनके वर्क पॉइंट में मतलब मैंने पढ़ा, क्योंकि एक वर्क बहुत ज़्यादा तो वो 2 पैरा या 3 पैरा में दिया रहता है, इससे ज़्यादा कंटेंट एक वर्क में नहीं होता है। उसको पढ़ने के बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पॉइंट वाइज लिखा। फिर उसी वर्क को मैंने एस के अरोरा में देखा कि दिया है कि नहीं दिया है, अगर दिया है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इस वर्क में नहीं है और इस बुक में नहीं है उस वर्क की। और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम तैयार कर रही हूँ तो मैंने पहले उसको पढ़ा रंजीत सिंह से, रंजीत सिंह की बुक में मैंने देखा कि हाँ ये इस पोएम के बारे में ये इसमें दिया हुआ है, इस ईयर में हुई, इसमें ये राइम स्कीम है, इसमें ये पैटर्न है, ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, सब लिख लिया। उसकी थीम पूरी थीम मतलब जितनी बुक में दी होती है पूरी थीम लिखी, पहली लाइन और आखिरी लाइन ज़रूर मैंने जितनी पोएम बुक में दी हुई थी सबकी पहली और आखिरी लाइन ज़रूर लिखी। और देखिए चांस की बात है कि वेस्टलैंड की पहली लाइन आई भी थी एग्ज़ाम में इस बार, मैंने वो लिखा। इतने नोट्स बनाने के बाद मैंने उसी वर्क को फिर देखा कि एस के अरोरा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसके बारे में, सेम चीज़ दी हुई है या कुछ अलग दिया हुआ है। अगर और ऐसा होता था कि 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते थे, फिर मैंने उसी में आगे उसको नोट कर लिया और इस तरह से मेरे दोनों बुक से एक वर्क तैयार हो गया। इसमें टाइम लगता है, ऐसे करके मैंने
एक ऑथर फिर दूसरा ऑथर, मुझे बहुत टाइम लगा लिखने में। कम आप मानिए मुझे कम से कम 1.5 महीना लग गया ये नोट्स बनाने में। लेकिन हाँ, वो जो 1.5 महीना लगा उसमें मैंने सिर्फ लिखा था, लेकिन वो एक पैसिव वे में मुझे याद भी हो रहा था। जो मैंने याद किया नहीं कि मैं बैठ के लर्न कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोट्स मन से बनाए। जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी तो मेरे सही जाते थे। कुछ ही ईयर में मैं कंफ्यूज हो जाती थी, वरना काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। जब आप पढ़ के फिर 2 बुक से नोट्स बनाकर लिखते हैं तो काफ़ी हद तक कंटेंट आपका अपने आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो मैंने ऐसे करके किया कि दोनों बुक से नोट्स बनाए। सारे ऑथर मतलब लास्ट के ऑथर तक को मैंने किसी को भी नहीं मतलब कम महत्व नहीं दिया कि नहीं मुझे इसको। कम महत्व का मतलब है उन 2 बुक में जितना कंटेंट था उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। जो लास्ट 17th ऑथर थे उनका भी मैंने पूरा पूरा कंटेंट रंजीत सिंह से, फिर उसके बाद एसके अरोरा से रिपीट नहीं किया। जो एडिशनल उसमें था वो उसमें ऐड किया। और फिर मैं तीसरे स्टेज पे क्या करती थी, एमसीक्यू सॉल्व करती थी। और अगर मैं किसी एमसीक्यू में जरा सा भी कंफ्यूज हुई हूँ, मुझे लगा है कि ये मेरा गलत हो रहा है, तो मैं उस एमसीक्यू को भी एक्स्ट्रा पॉइंट हेडिंग डाल के पॉइंट बना के डैश करके लिख लेती थी। क्योंकि भाई मतलब उसका पर्पज़ यही है कि कंटेंट तैयार होना चाहिए। चाहे वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो वर्क के बीच से आ जाए, चाहे वो अरोड़ा की बुक से आ जाए, चाहे वो डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से आ जाए। कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए। अब सपोज करिए वर्क तो मैंने 2 बुक से पढ़ डाले, और जब एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसमें गलत हो रहा है। तो अब जो गलत हो रहा है तो नोट्स के लिए मैं कॉपी खोलूँ, फिर एमसीक्यू के लिए मैं बुक खोलूँ। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है, वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि आप 2 बुक से जब पढ़ लोगे तो आपके बहुत कम ही एमसीक्यू गलत होते हैं। थोड़े से ही नोट करने के लिए मुश्किल से 8, 10, 12 क्वेश्चन ही रह जाते हैं जो आपको नोट करने पड़ते हैं, बाकी तो सब तैयारी हो जाता है। तो मैंने फिर क्या किया, उस ऑथर के एमसीक्यू में जो मेरे गलत हो रहे थे उनको भी फिर मैंने पॉइंट्स में ऐड कर लिया उसी नोट्स में, ताकि जब रिवीजन करना हो तो सिर्फ एक कॉपी खोलें और मुझे मेरा दोनों बुक का पूरा पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाए एक सीक्वेंस में। ऐसे करके मैंने पूरे 17 ऑथर्स के नोट्स बनाए। और उनको पहले तो लिखने में ही जितना याद हो गया, और उसके बाद जब रिवीजन करने बैठी तो जो याद था, जो गलत नहीं हो रहा था, वो टिक करती गई पेंसिल से कि हाँ ये याद है, अब इसको नहीं पढ़ना है। फिर जो नहीं याद हो रहा था, जो गलत हो रहा था, उसको 3-3, 4-4 बार ऐसे रिवाइज किया ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। भाई डेटा स्टोर करने में भी तो टाइम लगता है ना, कितना रिटेन ही नहीं करेगा माइंड अगर हम एकदम से उस पर लोड डाल देंगे। एक मजदूर कितने ईंटें उठा सकता है ना, अगर आप उसको उसकी क्षमता से 10 गुना लोड लाद दोगे एक ही दिन में तो वो तो फिर बैठ जाएगा। तो दिमाग की भी वही हालत है, तो उसको टाइम चाहिए होता है रिटेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ देखती थी कि हाँ ये गलत हो रहा है, इसको फिर से एक बार करना है, गैप देख के फिर से करना है। ऐसे करके मैंने अपने जो ऑथर्स थे वो प्रिपेयर किए थे। और सेम मैंने ही क्रिटिसिज्म और वो क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच में भी मैंने यही किया। मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने दोनों बुक डॉक्टर रंजीत सिंह और एसके अरोरा के जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच थे उन सबको लिखा। पहले तो सबको लिखा शॉर्ट में, वो शॉर्ट में लिखा कि हाँ भाई ये होता है, ये इसका ये मतलब है। और सबके एग्जाम्पल्स जो आते थे वो नहीं लिखे, जैसे डेथलेस आईसी हैंड वाला तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो इस टाइप के तो नहीं लिखे। लेकिन जो नए थे, जो भूले जा सकते थे, उन सबको मैंने फिर लिखा। और इस तरह से मैंने दोनों ही बुक से क्योंकि लगता है दोनों बुक, लेकिन जब आप लिटरेचर मतलब लेक्चरर लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और 20-25 सीटें हैं ऑल यूपी में केवल, उस वाले ऐड में तो कम ही थी, इस बार शायद ज़्यादा आएंगी, तो कम से कम 2 बुक तो तैयार करनी ही पड़ेगी, तभी तो हम कवर कर पाएंगे। अब एग्जामिनर कहीं से भी पूछते अगर वो ऑथर से रिलेटेड है तो हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना जितना कवर कर पाए तो उतना बेहतर होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आपने ये क्यों पूछा, ये तो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं था मेरी नज़र में, तो ये तो नहीं कह सकते ना। अगर वो ऑथर से रिलेटेड है तो वो इम्पोर्टेंट है।
आप लेकिन उसके लिए आप ये तो नहीं कर सकते हो कि एक ऑथर के ही 50-50 वर्क हैं, आप कितना तैयार करोगे। तो लेकिन 2 बुक कोई अच्छी लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और उनको फिर उसमें फिर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें सब कुछ तैयार करना चाहिए। जहाँ पर इतनी कम सीट्स होती हैं और इतनी ज़्यादा फाइट है, एक एक नंबर पे मतलब हज़ारों बच्चे टिके होते हैं, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, आपकी रैंक कहाँ से कहाँ हो जाती है। तो फिर ऐसे में कम से कम मतलब मेरा तो यही है कि मैं 2 बुक से तैयार करती हूँ, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कैब हो, और चाहे लिटरेचर हो। तो लिटरेचर पार्ट मैंने ऐसे तैयार किया था, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। मेरे अच्छे मार्क्स आए रिटन में, और इंटरव्यू भी मेरा ठीक गया था। फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया है, तो अगले बार मेरा ये एक्सपीरियंस काम आएगा होपफुली। तो मैंने सोचा आप सबके, अभी एग्ज़ाम होना है और वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने सोचा शेयर किया जाए आप सबके साथ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से मैंने अपना लिटरेचर पार्ट प्रिपेयर किया था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कैसे अपनी ग्रामर और वोकैब प्रिपेयर की थी। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।